एवरीवन, मैं हूं खुशबू नथौरिया और आप देख रहे हैं कंसेप्चुअल लीगल। लास्ट वीडियो में हमने बात की पार्टीज टू द सूट की और आज हम बात करेंगे फ्रेमिंग ऑफ द सूट की। अब जब हम सूट को फ्रेम करने वाले हैं, जब हमें उस सूट को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देना है, तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जो गिवन है आपके ऑर्डर 2 में। वेल, सबसे पहली चीज ये कि जो प्लेंटिफ होता है वो मास्टर होता है सूट का। अब विच मीन्स ही इज द डोमिनेंस लिटमस। अब क्योंकि वो मास्टर है सूट का, इसलिए ये उसकी ड्यूटी बनती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जब भी कोई सूट डालता है, जब भी कोई सूट फाइल करता है, अपने सूट को ड्राफ्ट करवाता है, उस टाइम वो उस सूट में सारे अपने रिलीव्स और क्लेम्स को डाले with respect to that particular cause of action. So your rule 1 simply says that जो प्लेंटिव है उसको सूट ऐसे बनाना चाहिए कि जो डिसीजन है वो जितने भी सब्जेक्ट मैटर्स इन डिस्प्यूट है उनके ऊपर फाइनल हो और उसकी वजह से उसको फर्दर और कोई सूट डालने की जरूरत ना पड़े। दैट मीन्स इट शुड prevent further filing of the suits on the same cause of action। और वो करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपने सूट में सारे क्लेम्स को इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता या फिर वो खुद से रिलिंक्विश कर देता है अ पार्ट ऑफ अ क्लेम, तो उस केस में उसको बार कर दिया जाएगा। दैट मीन्स ही विल बी प्रिवेंटेड, ही विल बी बार to file another suit with respect to the claim he has relinquished, that is he has given away, जो उसने उस टाइम क्लेम नहीं किया। और फर्दर अगर वो ओमिट कर देता है अपनी रिलीफ में कोई पार्ट को डालने में या अपनी ड्राफ्टिंग में, उस केस में भी वो फर्दर वो रिलीफ ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन नहीं कर सकता। दैट मीन्स what I am trying to say is that it is in the interest of the republic that there should be an end to litigation। और वो end to litigation तभी हो सकता है जब प्लेंटिफ अपनी ड्यूटी को अच्छी से एक्सरसाइज करे और वो विजिलेंट रहे। वो एक ही कॉज ऑफ एक्शन पे अगर बार बार पोर्शंस में डालता रहेगा अपनी रिलीफ को, तो it will lead to n number of suits, it will lead to multiplicity of suit, which will not be in the interest of the general public, nor it will be in the interest of justice. So, and also it will cause unnecessary harassment, or it will lead to a lot of time, waste of time and manpower and resources for the plaintiff, for the defendant and for the court proceedings too. So it is his duty that while framing his suit, he lists down all the relief, all the claims which he wants to address or which he wants to get। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो बाद में सेम चीज के ऊपर फर्दर सूट नहीं डाल सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक लैंडलॉर्ड हूं और मैंने अपनी प्रॉपर्टी बी को दे दी है। अब उसने मुझे 2018 में भी रेंट नहीं दिया, 2019 में भी नहीं दिया और 2020 में भी नहीं दिया। सो मैंने सूट फाइल किया और मैंने सिर्फ 2018 का ही रेंट उसमें लेने के लिए रिलीफ क्लेम करी। अब जो मेरा बाकी का रेंट है 2018 और 2020 वाला, वो मैंने उसमें डाला ही नहीं, मैंने क्लेम ही नहीं किया। तो क्या मैं उनके लिए अलग से अब सूट डालूंगी? दैट मीन्स द प्लेंटिफ हु इज द ओनर, ही इज सेम, द टेनेंट इज सेम, द कॉज ऑफ एक्शन इज सेम, दैट इज नॉन पेमेंट ऑफ रेंट। और जो मेरा कॉज ऑफ एक्शन है वो 3 ईयर का है, राइट? और उसमें से मैं सिर्फ एक पोर्शन के लिए क्लेम डाल रही हूँ। तो क्या मैं बाकी पोर्शंस के लिए अलग अलग क्लेम डालूंगी? क्या मैं 3 सूट फाइल करूंगी? नो, I cannot do that. So that means अगर मैं सूट फाइल करती हूँ तो मुझे उन तीनों साल के क्लेम को, रेंट को
एक ही साथ क्लेम करना पड़ेगा। और ये सेम चीज गुरुबख्श सिंह वर्सेस भूरेलाल केस में बोली गई। उन्होंने हमें 3 गाइडलाइंस दी, 3 कंडीशंस जो हमें देखनी है, जिनका हमें ध्यान रखना है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फाइलिंग और फ्रेमिंग ऑफ द। और वो कंडीशंस ये है, पहला कि जो सेकंड सूट है वो सेम कॉज ऑफ एक्शन पे फाइल किया गया है। दूसरा, जो फर्स्ट सूट था वो ऑन मैरिट्स डिसाइड हुआ था, दैट मीन्स फाइनली एंड कंक्लूसिवली एडजुडिकेटेड। और फाइनली तीसरा कि जो प्लेंटिफ था ही वाज एंटाइटल्ड टू मोर देन 1 रिलीफ, बट उसने विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट सिर्फ एक ही रिलीफ क्लेम की और बाकी को रिलिंक्विश कर दिया। तो इन तीनों केसेस में ही विल बी बार्ड टू फाइल अनदर सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। अगर आपको याद हो, जब मैंने हम सेकंड वीडियो अपना अपलोड किया था जिसमें मैंने बार टू सूट और रेस्ट जुडिकाटा के बारे में बोला था, उस टाइम भी मैंने आपको बहुत सारे मैक्सिम्स और रीजंस बताए थे। आप उन सबको यूज कर सकते हैं यहाँ पे। और मैंने उस टाइम पे आपको ऑर्डर 2 रूल 2 का एग्जाम्पल भी दिया था। सो यू कैन यूज दैट वीडियो ऑल्सो इन कनेक्शन विद दिस टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बेटर। मूविंग अहेड, अब ये रूल कहां पे अप्लाई नहीं होगा? वेल, रूल 2 अप्लाई होता है सूट्स पे, दैट मीन्स एग्जीक्यूशंस, अपील, यहां पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा। ऑल्सो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स या फिर अगर आप रिट फाइल कर रहे हैं वहां पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा। सेकेंडली, अगर आपने कोर्ट की परमिशन लेके अपना सूट विड्रॉ कर लिया था टू फाइल to overcome the mistakes which you have done and to file a fresh suit, उस केस में भी ये रूल अप्लाई नहीं होगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप रिलीफ क्लेम कर रहे हैं वो रिलीफ जब आपका सूट, आपने प्रीवियस सूट डाला उस टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। जैसे मैंने आपको रेंट का एग्जांपल दिया, मैंने बोला 2018, 2019 और 2020 तीनों ही साल में उसने रेंट नहीं दिया। अब उसने 2020 में सूट डाल दिया दिसंबर में, और फिर 2021 शुरू हो गया और वहां पे भी उसने अपना सूट, अपना रेंट नहीं दिया। तो नाउ दिस कॉज ऑफ एक्शन वाज नॉट इन एग्जिस्टेंस व्हेन ही फाइल्ड हिज प्रीवियस सूट, देयरफॉर he can file another suit from 2021, right? And the court has the power to consolidate that suit under section 151, which talks about inherent powers of the court. So in case में ये rule apply नहीं होगा। Moving ahead, rule 3 और rule 4 बात करता है jointer of cause of action की। तो अगर हमारा कॉज ऑफ एक्शन सेम है तो हम प्लेंटिव्स को और डिफेंडेंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और उसको ज्वाइन करने के बाद जो हमारा कॉम्युलेटिव अमाउंट आएगा कॉम्पनसेशन का या डैमेजेस का, उसके एग्रीगेट के अकॉर्डिंगली हम हमारा पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को देखेंगे और डिसाइड करेंगे। फर्दर रूल 4 आपको वो क्लेम्स बताता है जिनको आप अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिकवरी के सूट्स में क्लब कर सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे सूट्स विद रिस्पेक्ट टू योर मीन्स प्रॉफिट या फिर विद रिस्पेक्ट टू रेंट, एंड डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट या फिर उनसे रिलेटेड कोई भी रिलीफ जो उस सेम कॉज ऑफ एक्शन पे आती है। इनके अलावा अगर आप कुछ भी रिलीफ को या क्लेम को उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको कोर्ट का परमिशन लेना होगा सेपरेटली, एंड देन ओनली इट विल बी अलाउड। मूविंग अहेड, रूल 5 हमें बोलता है कि कोई भी अगर लीगल एयर्स हैं या एग्जीक्यूटर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो कोई सूट को फर्दर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो उस केस में वो अपने पर्सनल रिलीफ्स वगैरह को उसमें क्लब नहीं कर सकते विद द राइट्स ऑफ द टेस्टेटर। It bars them from doing that thing. वो सिर्फ with respect to the executors या फिर with respect to the deceased जिनके वो legal heir हैं, जिनको represent कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के cause of action पे जो सूट है
उस ही को उसके अकॉर्डिंगली ही डील करेंगे। अपने पर्सनल राइट्स या क्लेम्स या रिलीफ वो उसमें ऐड नहीं कर सकते। ही कैन नॉट ज्वाइन द टू रिलीफ्स with respect to his deceased and with respect to he himself. Next, रूल 6 हमें बताता है अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि इस जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन की वजह से जो हमारी प्रोसीडिंग्स है वो डिले हो रही है, तो वो सेपरेट ट्रायल के लिए भी बोल सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। एंड अगर आपको ऑब्जेक्शन डालना है विद रिस्पेक्ट टू मिस जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन या फिर योर क्लेम्स, तो उस केस में यू हैव टू फाइल इट एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस, या फिर अगर इश्यूज फ्रेम होने की स्थिति पे है तो उस केस में बिफोर और एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। अगर आप ऐसा नहीं करते देन अगेन योर राइट टू क्लेम टू फाइल दैट ऑब्जेक्शन इज barred. So you have to be vigilant and you need to file your objections at the very first instance. Talking about order 3 जो बात करता है recognized agents and pleaders की, well, जब भी हम कोर्ट में जाते हैं हमारी जो appearances होती है वो कौन कर सकता है, किसके पास वो राइट है, वो हमें बताता है ऑर्डर 3, जो कहता है कि अपीयरेंसेस जो है वो या तो इन पर्सन हो सकती है, दैट मीन जिन्होंने केस फाइल किया है या जिनके अगेंस्ट केस फाइल हुआ है, और उनके रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स के थ्रू हो सकती है, या फिर उनके प्लीडर दैट मीन्स उनके लॉयर के थ्रू हो सकती है। वेल, अनलेस एंड अनटिल कोर्ट स्पेसिफिकली डायरेक्ट नहीं करता कि इन पर्सन आना जरूरी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का क्रॉस एग्जामिनेशन होना है तो क्या कोई रिकॉग्नाइज्ड एजेंट या प्लीडर को क्रॉस एग्जामिन हो सकता है किसी के बिहाफ पे? नो। तो उस केस में इसका आना जरूरी है। बट अदरवाइज किसी भी एप्लीकेशंस को फाइल करने के लिए या फिर किसी डेट पे आने के लिए, अपीयरेंसेस मार्क करवाने के लिए, इन तीनों के पास ही राइट होता है। अगर हम रिकॉग्नाइज्ड एजेंट की बात करते हैं, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट का मतलब होता है जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है कि वो इनको रिप्रेजेंट कर सकता है, जो हमें दिया है रूल 2 में। फर्दर रूल 3 हमें बताता है कि अगर इस रिकॉग्नाइज्ड एजेंट के पास सर्विस होते हैं, नोटिस जाता है या समन्स होते हैं, तो उसको ऐसा ट्रीट किया जाएगा कि इस पर्सन के पास वो है। Why? Because he has authorized this person on his behalf. Next, pleader. Pleader कौन होता है? प्लीडर मतलब क्या कोई भी एडवोकेट आके बोल सकता है कि हाँ आई विल बी रिप्रेजेंटिंग दिस पर्सन? नो, आपको प्रॉपर वकालतनामा साइन करवाना होता है जिसमें आप किस केस में, दैट मीन्स द पार्टीज टू द केस, आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसने आपको ऑथराइज किया है, वो सारी डिटेल्स उस वकालतनामा में होगी और वो वकालतनामा फाइल किया जाएगा कोर्ट में और वो आपकी रिकॉर्ड में, आपकी फाइल में होगा। So that will be the person जिसका नाम उस वकालतनामा पे है, जिसको ऑथराइज किया जाएगा और जो अपीयरेंसेस मार्क कर सकता है। So this memo of party deals with all the details. Next, similarly अगर कोई नोटिस वगैरह या कुछ एप्लीकेशंस इनको इन प्लीडर को इनके रजिस्टर्ड एड्रेस पे, ऑफिस एड्रेस पे अगर फॉरवर्ड की जाती है तो ऐसा प्रिज्यूम किया जाएगा कि इस पर्सन को उसके बारे में पता है और वो ड्यूली डिलीवर कर दी गई है। फाइनली रूल 6 हमें बताता है कि कई बार क्या होता है, आप अगर कोई कंपनी का केस है जिसका प्रिंसिपल ऑफिस मुंबई में है और रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है और केस जो है वो दिल्ली में चल रहा है, तो वो किसी को, एजेंट को जो दिल्ली में रहता है उसको ऑथराइज कर सकता है टू एक्सेप्ट सर्विसेज ऑन देयर बिहाफ। और अगर उस एजेंट के पास सर्विसेज जाते हैं, नोटिसेस जाते हैं, कॉपीज जाती हैं, तो इट विल बी प्रिज्यूम दैट all the necessary documents have been delivered to the opposite party through this agent. So this is about framing of the suit, order 2, and recognized agents and pleaders, which is given under order 3. That's all from my side today. I'll see you in the next video. Bye bye.